बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि इंश्योर करते हैं कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको डिग्रेड नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, ताकि क्या हो, फ्यूचर जनरेशन में भी वो चीज़ प्रेजेंट रहे, है ना। तो कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज हैं, और ये लोग तो हम लोग बात करने ही वाले हैं आगे के लेक्चर में। लेकिन आज को जो लेक्चर है वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो कि सेफ गार्ड करते हैं एनवायरमेंट के लिए हैं खासकर। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एनवायरमेंट क्या है, उसके बाद में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के, तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके वो देख सकते हैं, है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट को लेकर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसका रिलेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से कैसे है। राइट टू लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ की बात करता है, और राइट टू लाइफ में ही इंक्लूड है क्या, हमारा एनवायरनमेंट जो क्या है, यूज ऑफ क्लीन एंड क्लियर एनवायरनमेंट वाली चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें केस लॉज भी हम लोग देखेंगे। फिर आएगा राइट टू इक्वालिटी जो कि हमारा क्या है, आर्टिकल 14 है। फिर इसमें केस लॉ भी देखेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन देखेंगे। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि आर्टिकल 19(1) ऑफ जी है हमारा इसमें। फिर इसमें भी केस लॉज देखेंगे। फिर डीपीएसपी जो हमारा है 48A जो कि क्या हुआ, अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उससे ऐड किया गया था हमारे डीपीएसपी में। तो क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी क्या हुआ था, ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, क्या है, ड्यूटी ऐड कर दी गई थी। फिर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। तो ये सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में, आज तो हम यहीं तक कवर करेंगे, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कौन सा है, मतलब लेजिस्लेशन ने कौन कौन से एक्ट्स लाए हैं, है ना। तो अभी आज हम लोग यही बात करेंगे, और इसमें हम एक्स्ट्रा ये पढ़ने वाले हैं कि रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पर ये लोग फोकस कर रहे हैं, क्या क्या है इनका, ठीक है, रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन देखता है। ठीक है, अब किस लिए आए हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्यों आए हैं, क्यों, जो रैपिड राइज है ना ग्लोबल वार्मिंग का देख लिया, पॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, डिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन की हेल्थ है ना, लिविंग बींग्स की और एनवायरनमेंट की क्या हो रहा है, एक तरह से क्या हो रहा है, थ्रेटन कर रहे हैं, मतलब इंजरी पहुंचा रहा है। कैसे, अब पॉल्यूशन हो रहा है तो हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो भी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, जितने भी लिविंग बींग्स है उनकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। कितनी स्पीसीज तो क्या हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रही है, गायब भी हो गई हैं। तो क्या कर रहा है, ये थ्रेटन्स कर रहा है। प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड डिग्निटी। प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंट को, वो क्या है, एसेंशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए। और मेक किस लिए, पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर एज अ बेसिक राइट है, क्योंकि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करता है, प्रमोट करता है राइट व्हाइल इंश्योरिंग एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन। वो बोल तो रहा है कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रिजर्व भी करना जरूरी है। एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली लैग्ड, अब क्या है कि स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग आया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लैग किया। अब क्यों इसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, 1976 में ऐड किया गया, लेकिन पहले क्या था, ये प्रोविजंस नहीं थे एनवायरमेंट को लेकर। तो इनिशियल पोजीशन में देखा जाए ना, तो एनवायरमेंटल प्रोविजन जो थे एक्सप्लिसिटली नहीं थे। ये क्या था, देयर इंक्लूजन बिकम क्रूशियल फॉर सेफ गार्डिंग द एनवायरमेंट थ्रू लीगल मीन्स। तो इसका इंक्लूजन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्रूशियल हो गया सेफ गार्ड करने के लिए एनवायरमेंट का थ्रू लीगल मीन्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या, प्रीएम्बल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो हमारा प्रीएम्बल है ना, उसमें बात किया गया है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ सोशलिस्ट स्टेट। सोशलिस्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पे सबको ध्यान में रखना है, मेन ध्यान रखना है कि जो हमारी जनता है उसकी वेलफेयर का ध्यान रखना है। पब्लिक वेलफेयर ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ एक पर्सन या इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखना है हमको, क्या, पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखना है। प्रायोरिटाइज किसको करना है, पब्लिक वेलफेयर। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज अ क्रिटिकल सोशल इशू एज एक्सेसिव पॉल्यूशन हार्म्स बोथ लिविंग बींग्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस।
अब स्टेट की ड्यूटी है रूटेड इन सोशलिज्म इंक्लूड्स इंश्योरिंग अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Environmental justice is an essential aspect of citizens' right. Degradation threatens life itself. As a democratic republic, India empowers its citizens to hold the government accountable for implementing measures to safeguard the environment. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अब क्योंकि सोशलिज्म वाली चीजें हैं, ड्यूटी है स्टेट की, है ना, तो क्या करेगा, इंक्लूड करेगा इंश्योरिंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. और क्योंकि डेमोक्रेटिक है तो पब्लिक के पास भी पावर है कि वो उस चीज़ पे ध्यान रख सकता है कि भाई जो हमारी स्टेट है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, सेफ गार्ड करने के लिए जो भी प्रोविजंस है उसको प्रॉपर ध्यान रखते हुए कुछ कर रही है एनवायरनमेंट के लिए या कुछ भी नहीं कर रही है. तो ये है. फिर राइट टू लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. अब क्योंकि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जो कि इंक्लूड करता है राइट टू क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट. अब जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया इस प्रोविजन को, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ. अब कौन कौन से जजमेंट्स थे आप ये देख लेते हैं. तो सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट देखा जाए अगर तो आर्टिकल 21 ऑफ ये इंक्लूड करता है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो लाइमस्टोन क्वेरीज होते ना उसको क्लोज किया जाए टू प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड प्रोटेक्ट द लाइफ, राइट टू लाइफ. मतलब जो लाइमस्टोन मतलब ये जो चूना होता है ना उसको क्या क्या क्लोज करवाया गया. क्यों क्लोज करवाया गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहा था. क्या डिग्रेड कर रहा था, वहाँ के आसपास जितनी भी चीज़ें थी, मतलब जितने भी लोग थे, जितने भी एनिमल्स थे, सबकी क्या करता था, डिग्रेड कर रहे थे. और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, उसको क्लोजर के लिए बोल दिया गया. फिर एल के कुलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इसमें क्या बोला, जो राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि सैनिटेशन एंड एनवायरमेंटल क्वालिटी फॉल अंडर आर्टिकल 21. मतलब सैनिटेशन मतलब साफ सफाई होना चाहिए, एनवायरमेंटल क्वालिटी को क्या करना है, अच्छे से रखना है. ये भी क्या है, आर्टिकल 21 के अंडर ही आता है. एज पुअर हाइजीन लीड्स टू स्लो पॉइजनिंग एंड रिड्यूसेस सिटीजन लाइफ. क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है. पहले अगर हम देखते हैं हमारे दादा परदादा लोग कितना ज्यादा जीते थे, मतलब 100 ईयर 105 120 ईयर जीते थे. और अभी के जो लोग हैं वो कितने जीते हैं, 60 65 70, बहुत ज्यादा हो जाता है. क्यों, क्योंकि उस टाइम पे पॉल्यूशन बहुत कम था. और अभी क्या है, पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो लाइफ स्पैन जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है. जो एवरेज लाइफ थी वो क्या हो गई है, कम हो गई. क्यों हो गई, पॉल्यूशन की वजह से. फिर आ गया चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें जो कोर्ट है एम्फसाइज्ड किया कि जो स्टेट हैज अ ड्यूटी टू एनफोर्स आर्टिकल 21 48A एंड 51 AG टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. उन्होंने क्या बोला, जो कोर्ट है ना एम्फसाइज द स्टेट हैज अ ड्यूटी, स्टेट की एक ड्यूटी है कि वो एनफोर्स करवाए. जो राइट टू लाइफ हो गया, उसके बाद 48A जो स्टेट की ड्यूटी है कि एनवायरमेंट और एनिमल इन सब चीजों के लिए. फिर 51 क्या एक तरह की ड्यूटी है, हर पब्लिक की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सिटीजंस हैव राइट टू फ्रेश एयर एंड कैन नॉट सफर हेल्थ हैजार्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. मतलब कि राइट टू फ्रेश एयर क्या है, एक तरह का जो पब्लिक का वो राइट है कि उसको मिलना चाहिए फ्रेश एयर, और वो उनका है हेल्थ हैजार्ड से नहीं गुजर सकते बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. फिर ताजमहल केस था. इंडस्ट्रीज यूजिंग कोक एंड कोल नियर द ताज ट्रेपेजियम जोन वर ऑर्डर टू रिलोकेट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज साइट. एंड अब क्या हो गया कि जो ताजमहल के पास में क्या था, एक कोक एंड कोल नियर ट्रेपेजियम जोन क्या था, वो था, ठीक है, एक इंडस्ट्री थी कोक एंड कोल की. तो उसको क्या कर दिया, ऑर्डर किया गया कि भाई तुम वहां से उठाकर उसको दूसरी जगह ले जाओ, क्योंकि ये क्या है, अगेंस्ट है हेरिटेज साइट एंड एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, है ना. फिर अब आते हैं राइट टू इक्वालिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 14. अब आर्टिकल 40 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. This provision places a duty among the state to act fairly while making decisions related to एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. मतलब क्या बोला कि ड्यूटी है स्टेट की, वो क्या करे, फेयरली करे उस चीज को, डिसीजन ले रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना. एन आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी एक्सरसाइज टू पावर ऑफ स्टेट अथॉरिटीज वायलेट दिस फंडामेंटल राइट. इसमें क्या था, एक केस है बैंगलोर मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस BS मुदप्पा का केस था. सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड ऑफ बैंगलोर प्लान. अब क्या हुआ था, इसमें बैंगलोर प्लान किया था कि एक लो लेवल पार्क बनाया जाएगा अर्बन इंप्रूवमेंट स्कीम के थ्रू, है ना. लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने बोला कि ये पार्क नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा. तो इसमें जो कोर्ट ने उन्होंने ऑर्डर किया कि भाई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पे क्या पार्क जरूरी है, तो वो बनाएंगे, ठीक है. पार्क ओपन स्पेस एंड इकोलॉजिकल बैलेंस आर एसेंशियल फॉर अर्बन डेवलपमेंट.
द कोर्ट हेल्ड दैट पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी डाइवर्टेड फॉर प्राइवेट और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, उसको डाइवर्ट नहीं करना है। वहां पे अगर पार्क की जो है स्कीम है अर्बन इंप्रूवमेंट स्कीम के लिए जो पार्क का ही है तो वो वही बनेगा, ना कि वहां पे हॉस्पिटल या कोई भी कमर्शियल चीज नहीं बनेगी। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 19(1)(a। जो हमारा 19(1)(a है वो क्या बताया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राइट है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। कैसे? एम्पावर करता है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अवेयरनेस फैलाना, एक्सप्रेस कंसर्न करना, एडवोकेट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब क्या पब्लिक अवेयरनेस एंड एडवोकेसी कर सकते हैं, क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद में रोल ऑफ मीडिया इन एनवायरमेंटल इश्यूज, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वही तो क्या करेगी, मीडिया ही तो इन्फ्लुएंस करेगी भाई कि हर इंसान को ये नहीं पता है कि कितना क्या पॉल्यूशन क्या चल रहा है, लेकिन मीडिया के थ्रू क्या हो सकता है, उस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है। द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन्फॉर्मिंग द पब्लिक एंड इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एनवायरमेंटल मैटर्स। बता सकती है भाई कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म हैज एक्सपोज्ड केसेस इलीगल डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में। जैसे एग्जांपल हो गया मीडिया रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि होता है लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल नेग्लिजेंस। फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो 19(1)(g) में है वो क्या बताता है, द राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फंडामेंटल राइट है। मतलब कोई भी पर्सन कहीं भी जाके ट्रेड कॉमर्स कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। कुछ एक्सेप्शंस है उसमें, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू कैरी एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। हाउएवर दिस राइट ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जो मैंने बताया अभी आपको। प्रिवेंट एनवायरमेंटल हैजार्ड्स एंड इंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस। उसके बाद में आता है इसमें एमसी मेहता का केस, वही है टैनरीज वर डिस्चार्जिंग टॉक्सिक इन्फ्लुएंस इनटू गंगा रिवर। तो क्या हुआ, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स द इंडस्ट्रीज फेल टू इंस्टॉल प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि क्या करेंगे, ऑर्डर क्लोजर ऑफ टैनरीज दैट फेल टू इंस्टॉल, मतलब ऑर्डर किया था कि भाई इसमें कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट्स कुछ लगाओ, क्योंकि क्या हो रहा है ये जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, गंगा रिवर में जा रहा है। तो क्या पानी क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, और यही पानी क्या होगा, घर में जाएगा तो लोगों की हेल्थ होगी वो डिग्रेड होगी, खराब होगी। तो उसके लिए लेकिन उन्होंने माना नहीं था, तो उन्होंने ऑर्डर किया था उसको क्लोज करने के लिए। एम्फेसाइज दैट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवरवेज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरवेज इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फिर एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एयर पॉल्यूशन कंट्रोल वाला केस, यही चीज है फिर से। फिर उसके बाद एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक। फिर उसके बाद डीपीएसपी में कौन सा है, अब डीपीएसपी मतलब स्टेट की एक तरह के स्टेट के ऊपर ड्यूटी लगाना। तो डीपीएसपी स्टेट इसमें कौन सा है, 48A है, जो इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट क्या बोलता है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। तो स्टेट की क्या है, स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करें, इंप्रूव करें एनवायरमेंट को और उसको सेफगार्ड करें। जितने भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, कुछ ना कुछ एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस लाकर वो क्या करे, उस चीज को इंश्योर करे, उस चीज को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। दिस आर्टिकल मेक्स द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कौन सा था, 48A, ठीक है, डीपीएसपी में ये था। उसके बाद 51A ऐड हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब ये एक तरह के क्या हो गए, ड्यूटीज हो गई कि हमारी ड्यूटी हो गई, जो आम नागरिक है उसकी क्या ड्यूटी है। तो एडेड बाय, ये भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट से। क्या ऐड हुआ था, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लैक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। मतलब हर पर्सन की ड्यूटी, ये नहीं कि पानी मिल रहा है तो पानी भरते ही जा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो चीज अवेलेबल है तो उस चीज को प्रॉपर यूज करना है, जितनी क्वांटिटी में हमको लग रहा है बस उतनी क्वांटिटी में यूज करना है, ज्यादा यूज करके उस चीज को वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है, क्या है, प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है, इंक्लूड फॉरेस्ट, लैक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, हाउ टू कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं, ये हो गया हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, हमारे फंडामेंटल राइट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उनका, हमारी जो डीपीएसपी है उसका। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जिनका रिलेशनशिप कैसे हमारे एनवायरमेंटल से है वो, ठीक है। फिर लीगल फ्रेमवर्क अगर देखा जाए तो कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, जो कि एम्पावर करता है गवर्नमेंट टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ये क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लगता है जो भी इंडस्ट्रीज अगर
बहुत ज़्यादा क्या पॉल्यूशन हो रहा है, एमिशन कर रहे हैं वो लोग इंडस्ट्री से, तो क्या करे, उस पर रेगुलेशन करती, उस पर रेगुलेट करती, कंट्रोल करती कि भाई इससे ज़्यादा तुम लोग इस चीज़ को नहीं फेंक सकते हो, या मतलब कैसे क्या डिकम्पोज करना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये इन सब चीज़ों पे कौन ध्यान दे रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है। फिर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, जो भी बोर्ड बनाए गए हैं, कमिटीज बनाई गई जो कि इस चीज़ पे ध्यान देती कि भाई, और पेनल्टीज भी लगाती है अगर जो इंडस्ट्रीज है उस चीज़ को मानती नहीं है, तो मैंने इंडस्ट्रीज इंस्टॉल एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर्स। फिर वाटर प्रिवेंशन भी, प्रोहिबिट इंडस्ट्रीज फ्रॉम डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इनटू वाटर बॉडीज, और कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है, इम्पोजर रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नियर कोस्टल एरियाज। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, यहाँ तक आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, मतलब इंडस्ट्रीज अगर कोई ले रहा है तो एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और हमने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ भी पढ़ लिए कि कौन कौन से। तो ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर मेरे अच्छे लगते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद आपका, और बने रहे मेरे साथ। शुभ रात्रि।